नेक्स्ट अब हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ। तो देखो, एक बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसको हम मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये होता है क्या? सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर खर्च करते हैं। यानी कि जब हमें बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म एसेट चाहिए होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, तो उसके ऊपर जो भी हम खर्च करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो जनरली हमें एक साल से ज्यादा के लिए जो है वो मिलता है। जैसे कंपनी ने यहाँ पर 5 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की है और मशीन जो है उसे 5 सालों तक जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, तो इस खर्चे का बेनिफिट कंपनी को अगले 5 सालों तक मिलेगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इन्वॉल्व्स परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक अ प्लांट, मशीनरी, एसेट्स, व्हीकल, पेटेंट्स। ठीक है, और जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बता दूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो आपकी कोई यहाँ पर एक नई एसेट क्रिएट होती है, या फिर आपकी कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। एक्सपीडियंट कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पर 5 लाख रुपए खर्च करके एक मशीन परचेज किया। देखो, इस खर्चे से उसकी एक एसेट जो कि मशीन है वो क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि एक्सपीडियंट कंपनी ने 5 लाख रुपए का जो है वो लोन लिया हुआ था बैंक से और उसको इसने रीपे कर दिया है। तो देखो, जब उसने लोन की रीपेमेंट की है तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। और कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि नॉर्मल जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना, परचेज करना, एम्प्लॉय को सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, इसके ऊपर आप जो भी खर्च करते हो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो जनरली आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल जाता है। जैसे एक पर्सन ने आपके पास 12 महीनों तक काम किया, एक साल तक, और आपने एक साल की यहाँ पर सैलरी पे कर दी, तो इसका बेनिफिट आपने एक ये जो आपने एक सैलरी पे की है, मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने यहाँ पर पे की है, तो इसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो है वो ले लिया है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कहलाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो आपकी कोई एसेट क्रिएट होती है और ना ही कोई लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है। जैसे आपने सैलरी पे किया है तो इससे आपकी ना तो कोई एसेट क्रिएट हुई है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर उसका जो बेनिफिट है वो आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर में ही मिल जाता है। पर एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है जिसका नेचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर उसका जो बेनिफिट है वो आपको एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एडवर्टाइजमेंट। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, देखो मार्केटिंग हमारा क्या है, डे टू डे बेसिस पे जो ऑपरेशन है उसके साथ रिलेटेड है, तो इसके ऊपर आप जो भी खर्च करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसके ऊपर आप जो भी खर्च करो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और ये जो मार्केटिंग आप करोगे इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद आपको बेनिफिट मिलना बंद हो गया है, मार्केटिंग की वजह से आपको सेल्स नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा और इसका जो अमाउंट होता है वो भी काफी बड़ा होता है, जिसको आप आने वाले सालों में जो है वो कवर कर लेते। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप की जो एक्सपेंडिचर है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन बाय द कंपनी एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्टरिस्टिक्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? पहला, द अमाउंट इज रिलेटिवली स्लो। इसका जो अमाउंट होता है वो स्मॉल होता है, यानी जैसे आपको वेजेस पे करने हैं, आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट होगी वो स्मॉल होती है। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करो, एक मशीन को परचेज करना और रॉ मटेरियल को परचेज करना, तो किसकी अमाउंट स्मॉल होगी? रॉ मटेरियल की। उसके बाद इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो शो करते हो, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह का एक्सपेंस होता है। द एक्सपेंडिचर इज फॉर मेंटेनिंग द फिक्स एसेट। ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आप ऑयल वगैरह पे खर्च करो, लुब्रिकेट्स वगैरह पे खर्च कर रहे हो, तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। द एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो ये हमारा फीचर नहीं होता है, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पहले तीन ये हमारे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है? पहला, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। तो ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है? तो देखो, जब आप फिक्स एसेट को यूज करते हो तो समय के साथ आपकी एसेट की जो वैल्यू है
वो डिक्रीज हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवाया था। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। रिपेयर ऑफ मशीन आफ्टर मशीन इज पुट टू यूज, ठीक है। देखो आपने मशीन को यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मशीन खराब हो गई है, आपने उसके रिपेयर कराने पे कुछ खर्च किया है, तो आपने बेसिकली मशीन को यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट को मेंटेन करने पे खर्चा किया है, तो ये हमारा बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर, तो ये तो नाम से पता लगे ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी एसेट लैंड व्हीकल्स पेटेंट कॉपीराइट्स those benefits are received for more than 1 year by the firm. Which of these statement is correct regarding the capital expenditure? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, एक्सपेंसेड इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म एसेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या फिर उसे इंप्रूव करने के लिए जो है वो किए जाते हैं। अब इंप्रूव करने से मतलब यहाँ पर मेरा क्या है कि हम उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करा रहे, रिपेयर वगैरह नहीं करा रहे, रिपेयर नहीं करा रहे हम, बेसिकली उसको इंप्रूव करवा के उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको एक नई मशीन में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट जो है वो होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपने एक घर बना, घर के ऊपर आपने एक और फ्लोर बना रहे, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। पर अगर आप एग्जिस्टिंग घर को थोड़ा रेनोवेट करा रहे हो तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ गया। पर जब आपने घर को इंप्रूव किया यानी कि उसके एक और फ्लोर ऐड कर दिया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग टर्म एसेट की कैटेगरी में है। उसके बाद है दीज एक्सपेंडिचर हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, क्योंकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो अमाउंट होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसीलिए बिजनेस के ऊपर उसका इंपैक्ट भी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ता है, इसीलिए हमें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज एसेट एंड डेप्रिसिएटेड फॉर अमोर्टाइज ओवर टाइम, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है बिल्कुल, और समय के साथ इनको डेप्रिशिएट किया जाता है या फिर अमोर्टाइज किया जाता है। देखो अगर हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट है तो उसे तो डेप्रिशिएट किया जाएगा, और अगर इनटेंजिबल फिक्स एसेट है तो उसे अमोर्टाइज किया जाएगा। ओके, इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर जो है वो शो करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड, इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा? फ्रेट पेड ऑन मशीन फॉर ब्रिंगिंग इट टू फैक्ट्री, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो जब भी हम कोई एसेट को परचेज करते हैं और जिस काम के लिए हमने उसको परचेज किया, उस काम के लिए रेडी करने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो हमारा उस एसेट की कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है। जैसे एक मशीन को आपने परचेज किया और उसको फैक्ट्री तक ले आने के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किया, तो ये मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड होगा और ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस में यूज करने के लिए आपने फर्नीचर परचेज किया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म, आपने यहाँ पर एक अमाउंट स्पेंड की है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो सके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आपके पास पहले एक मशीन थी जिससे आप 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अब आपने एक और मशीन परचेज कर ली है जिससे आप 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज किया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ फिक्स एसेट, तो ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक?